आइए आज की दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। नेपाल में चुनाव परिणाम आने के बाद 35 दिनों से जारी सत्ता का गतिरोध खत्म हो गया है। माओवाद केंद्र के पुष्प कमल दहल प्रचंड नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1.5 साल बाद नेपाल में केपी ओली की पार्टी ने फिर से वापसी की है। ओली प्रचंड की गठबंधन सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। नेपाल में माओवादी सरकार बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को बधाई भी दी है, लेकिन प्रचंड को बधाई देने वाला भारत अकेला नहीं है। चीन ने भी हाथों हाथ प्रचंड को बधाई संदेश भेजा है। स्वाभाविक ही है, प्रचंड को चीन का समर्थक माना जाता है और चीन के पूर्व प्रमुख माओ त्से तुंग को वो अपना आइडल मानते आए हैं। प्रचंड की सत्ता में वापसी से राजनीतिक, सामरिक और मधेश के मुद्दों पर भारत के साथ जो खींचतान है वो फिर से शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ चीन भी नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता है और वो नेपाल के जरिए भारत के खिलाफ रणनीति बनाने का काम कर सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर नेपाल में माओवाद समर्थित पार्टियों को चीन का करीबी माना ही जाता है। ऐसे में प्रचंड ओली सरकार का झुकाव भी चीन की ओर ही रहेगा और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेपाल में चीन का प्रोजेक्ट BRI भी अटका हुआ है, जिसे अब तेजी मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। BRI प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मतलब, और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर चीन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा पर घेराबंदी भी कर सकता है। थोड़ा सा उस मोर्चे पर भी भारत को सोचना होगा। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल में चीन नेपाल की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन्द्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। सचदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब से जो हमारा राब्ता है वो थोड़ा सा आंख मिचौली वाला रहा है। कभी वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो कभी अपना नर्म रुख दिखाते हैं, कभी वो भारत विजिट करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब मैं ठीक ठाक हूं, और कभी वो वहां जाकर भारत के खिलाफ जो है जहर भी बोलने का काम करते हैं। तो ये खट्टा मीठा जो रवैया रहा है प्रचंड साहब का, इस बार का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और खास तौर से जो इंडिया, नेपाल और चीन का ट्रायंगल है, उसमें प्रचंड कैसे रहेंगे? भारत की तरफ नर्म रहेंगे या नामानुरूप प्रचंड ही रहेंगे? सब कुछ रहेगा जो आपने कहा है। वन सेकेंडली, प्रचंड को एक तरह से एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन भी माना जाता है, राइट? जो आप अभी बता रहे थे, तो अपॉर्चुनिस्टिक भी है। खैर, हो सकता है सारे पॉलिटिशियंस होते हों, बट यस, डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है नेपाल में, ये भारत के लिए विदाउट डाउट कुछ चिंताजनक है, क्योंकि अब हम एक तरह से डिपेंड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रचंड और ओली के कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसे रहेगा। हालांकि अगर शेर बहादुर देउबा होते तो शायद हमारे लिए थोड़ा बेहतर रहता, भारत के लिए ओवरऑल। एंड बेसिक बात है, जैसे आपने कहा, इनकी आइडियोलॉजी बचपन से ही ये कम्युनिज्म में इनका बर्थ है। इनके बेटी और बेटा वो भी कम्युनिस्ट है, इनकी वाइफ भी कम्युनिस्ट है, तो ये पूरा कम्युनिस्ट रंगों में मतलब कलर्ड है। बट एट द सेम टाइम अब आई थिंक ये एक नया फेज होगा, और जैसे आप कह रहे हैं, यस, चाइना का भी खेल है यहाँ पे, भारत का भी खेल है, और बाय द वे इस पूरे में अमेरिका का भी खेल ऐड हो गया था। नेपाल के अंदर अमेरिका ने एक तो अपना स्टेट डिपार्टमेंट का एड प्रोग्राम, मिलेनियम कॉर्पोरेशन का $500 मिलियन का मदद की बात करी थी, जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई थी नेपाल के अंदर। उसके अलावा एक और था कि नेपाल की आर्मी, नेशनल गार्ड अमेरिका के साथ कुछ अलायंस कर रही है, जो कि इनकी सरकार ने डिनाई करा, पर बाद में पता चलता है कि 2 बार चिट्ठियां लिखी थी नेपाल की सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार, इन्हीं के दौरान, उस पार्टनरशिप के लिए, फिर उसको उन्होंने मना कर दिया। तो नेपाल की पॉलिटिक्स इस समय बहुत ही अजीब हो चुकी है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टीज हैं, छोटी छोटी इन द सेंस कि देखिए 275 है इनकी टोटल पार्लियामेंट में सीट्स, और मेजोरिटी के लिए 275 का आधा हो गया 135-40, राइट? किसी पार्टी को 80 या 90 से ज्यादा नहीं मिले। जो शेर बहादुर की पार्टी है कांग्रेस, उनको करीब 80 सीट्स मिली हैं, और इनफैक्ट प्रचंड की पार्टी को तो तीसरे नंबर की 35 या 40 सीट्स मिली हैं। बट ये किंग बन गए हैं, नॉट ओनली किंग मेकर, वो तो ओली बन गए किंग मेकर। और एग्रीमेंट अब इन दोनों के बीच में है कि 2.5 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप रहेगी। तो ऐसे में सर्टेनली यस, चाइना का शायद इंटरफेरेंस, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में ज्यादा रहेगा। बट ऑल्सो आई थिंक ऑब्वियसली पिछले कुछ वर्षों में जो खींचातानी हुई है, उसके देखते हुए
ये सरकार जो आएगी, प्रचंड भी खुद, जैसे आप भी कह रहे हैं, कुछ ट्राई करेंगे बैलेंस करने का भारत के साथ, परंतु नीडल जो है वो चाइना की तरफ झुकेगी। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा, अब जो कॉम्बिनेशन का जो खतरा है वो है, देखिए ओली भी और प्रचंड भी, दोनों के दोनों की सुई जो है वो चाइना की तरफ झुकी रहती है, और अब जिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो चाइना, प्रो चाइना डिसीजन लेने में उनको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। लेकिन 2015 का मधेश आंदोलन याद कीजिए सर, और उस समय नेपाल में मधेसियों ने जो प्रमुख मांगे रखी थी, और जिस तरह का सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो एक तरह से मधेश को जो सपोर्ट करने वाला रवैया था, और उसके बाद जो नेपाल परेशानी में आया, वो भी याद होगा नेपाल को, और वो भी ओली साहब को भी और प्रचंड साहब को भी याद होगा। दूसरा जो लिपुलेख और कालापानी विवाद है, और आजकल तो धारचूला में फिर शुरू हो गया है, काली नदी के आसपास जो है वो वहां पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर पथराव हो रहा है भारतीय मजदूरों पर। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, इसको प्रचंड भी चाहेंगे कि इसको ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, या इनको वो हवा देंगे एक तरह से ताकि सेंटिमेंट्स को भुनाया जा सके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हवा ना भी दें तो इन चीजों को ज्यादा दबाएंगे नहीं। देखिए, जो मधेसीज के साथ जो ब्लॉकेट किया था हमने, इनफैक्ट मे बी अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो शायद वो एक गलत स्टेप था या मिसकैलकुलेटेड स्टेप था भारत की तरफ से, राइट। वो जो ब्लॉकेट था उसके चलते नेपाल के अंदर भारत के प्रति पहले ही रहता है, देखिए कोई छोटी कंट्री हो उसके बगल में बड़ी कंट्री हो तो बिग ब्रदर सिंड्रोम हो जाता है किसी भी देश के लिए, राइट। तो नेपाल को भी कि भारत अपने को बड़ा हमसे ओवरबेयरिंग हो जाता है हमसे। और जो मधेसीज की इशू को लेके जो ब्लॉकेट किया था हमने, उसके चलते आई डोंट नो हमें फायदे कितने हुए, बट प्रॉब्ली नेट सम में हम देखें तो हमें शायद थोड़ा नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ भारत की परसेप्शन और हमारी परसेप्शन ऑफ हाई हैंडेडनेस विद इन नेपाल, दैट्स वन। तो वो रहेगा, राइट, वो मेमोरी रहेगी। बट सेकेंडली जो अभी आप बात कर रहे हैं लिपुलेख और काला पानी इत्यादि को लेके, ये तो देखो इन्होंने अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर लिया है, अब उस मैप से निकालेंगे थोड़ी वापस, राइट। तो ये एक थॉर्न बन गया है। अब इसको बायलैटरल डिप्लोमेसी के द्वारा दोनों देश कैसे इस मामले को मिनिमाइज हम करें। परंतु अगर आप देखें तो आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग एक देश ने अपना मैप चेंज कर दिया और उस मैप में इन इलाकों को ऐड कर लिया है। अब इन इलाकों को वापस हटा करके पुराना मैप तो कोई भी सरकार नहीं ला सकती ना। कोई भी सरकार लाएगी तो लगेगा भाई अपने देश की आप जमीन किसी दूसरे देश को दे रहे हो। तो इस मामले का बेस्ट तो यही होगा कि क्वाइट डिप्लोमेसी से इस मामले को थोड़ा इग्नोर सा करा जाए। कुछ हमें भी इग्नोर करना पड़ेगा और कुछ नेपाल को भी। परंतु मेरे विचार से मुझे तो डाउट है कि एक चीज जो एक बार एक आपके फ्लैग में आ गई, उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से रिवर्स करा जा सकेगा। एब्सोल्युटली। यानी कि चाहे वो लिपुलेख का विवाद हो, कालापानी का विवाद हो, और साथ ही साथ मधेसियों का जो आंदोलन है इसको भारत ने समर्थन भी दिया था। अब सुलझाने की बात जरूर हुई थी, नेपाल में कांग्रेस की सरकार जब थी तो उसने सुलझाने की बात कही थी, लेकिन अब इसके सुलझने के आसार कम हैं। तो कुल मिला के चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है भारत के लिए, लेकिन जो बदली हुई विदेश नीति है भारत की, और जिसकी चर्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में अब होने लगी है, तो वो बदला हुआ रुख क्या है जो भारत का है, उसमें क्या हमें कुछ नई स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, नई तरह की पार्टनरशिप्स मिलेंगी, द्विपक्षीय रिश्तों में क्या कुछ नया इनोवेशन देखने को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, नेपाल हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, न सिर्फ आपसी रिश्तों के लिए, रोटी बेटी का रिश्ता है हम लोगों का तो, लेकिन चीन के नजरिए से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और ये विश्लेषण किया। थैंक यू।